नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। बात करेंगे हम महाराष्ट्र की सियासत की। सबसे पहले मेरा पॉइंट, अभिज्ञान का पॉइंट, महाराष्ट्र की सियासत में मेरे हिसाब से इस बात पर कोई बहस नहीं हो सकती कि 1995 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में ऐतिहासिक नतीजे दिए हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत ना मिल पाने की वजह से यही नतीजे अब बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। पहले आखिरी समय पर नाटकीय तरीके से शिवसेना से रिश्ता तोड़ना और फिर बगैर शिवसेना से समझौता किए अपना मुख्यमंत्री बनाना और उद्धव ठाकरे में असमंजस पैदा करना। क्या शिवसेना आखिरकार बीजेपी के साथ आएगी या नहीं, सेना और बीजेपी की समस्या है। लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा बड़ी समस्या है महाराष्ट्र जैसे राज्य का क्या होगा। महाराष्ट्र के हाल के सालों में उसके ऊपर 2,70,000 करोड़ का कर्ज है और उससे ज्यादा हो गया है। एक अल्पमत की सरकार को चलाते हुए क्या क्या कड़े फैसले देवेंद्र फडणवीस ले पाएंगे और क्या फडणवीस अलग अलग दबावों के सामने नहीं झुक जाएंगे। भले ही उनकी छवि ईमानदारी की बताई जा रही है, यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती है। भाषणबाजी, बयानबाजी ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में सिस्टम के भ्रष्टाचार का लंबा इतिहास है। एक अल्पमत का मुख्यमंत्री क्या इतिहास को बदल पाएगा? और अगर अपनी शर्तों के साथ शिवसेना और बीजेपी में कोई समझौता होता है तो क्या बीजेपी अपना वजूद आगे बढ़ा पाएगी? सियासी तौर पर यह बात साफ है कि शिवसेना हो या कोई और पार्टी, वो नहीं चाहेगी बीजेपी को कोई ऐसा मौका देना कि वो अपनी ताकत महाराष्ट्र में और आगे बढ़ा सके। और बीजेपी का सिर्फ यही एजेंडा है, क्योंकि उसकी सोच और सपना दोनों यही था कि महाराष्ट्र में बगैर किसी के साथ उसकी सरकार आए, जिससे वो एक कदम पीछे रह गई है। तो ये है बड़ी समस्या महाराष्ट्र की सियासत की कि बीजेपी अपना आखिरी दांव खेलते खेलते रह गई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं हमेशा की तरह इस पर चर्चा करने के लिए। प्रेम शुक्ला साहब है जो कि दोपहर का सामना के एडिटर है। अभिषेक हमारे साथी है जो कि रेजिडेंट एडिटर है वहां पर एनडीटीवी के। माधव भंडारी साहब है जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अनंत गाडगिल है जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। तो और विश्वनाथ सचदेव जी है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। विश्वनाथ सचदेव जी ने बहुत समय और बहुत सारी महाराष्ट्र की सियासत देखी है। विश्वनाथ सचदेव ने कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने पहले रखना चाहूंगा और अपने एडिटोरियल के अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर उसको गौर से देखिए कि अलग अलग विकल्पों की स्थिति महाराष्ट्र में क्या बन रही है, जरा उस पर हम नजर डालते हैं। पहली एक स्थिति पर हम नजर डालते हैं। मैं अपने डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा कि वो ग्राफिक्स जरा हमको स्क्रीन पर दें ताकि मैं उसको समझा सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। पहली जो स्थिति बनकर वाकई सामने आती है वो है कि क्या एनसीपी के किसी तरह के समझौते के साथ, अगर एनसीपी सपोर्ट देती है तो बीजेपी की जी, अब ये देखिए सामने जो बड़ी बात आ रही है, बीजेपी एनसीपी का समर्थन लेगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे। ये बात उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे बीजेपी के साथ। उद्धव ठाकरे अभी भी कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो जारी है। हालांकि ये मेरी समझ से परे कि कौन सी बातचीत कब तक जारी रहेगी। महाराष्ट्र का अपमान सहकर सत्ता में
शामिल नहीं होना है। पता नहीं उद्धव ठाकरे कैसे महाराष्ट्र का अपमान मान रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने उनको बहुमत नहीं दिया है। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना ने व्हिप जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए, यानी कि स्पीकर के चुनाव के लिए शिवसेना ने व्हिप जारी किया है। शिवसेना ने सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। तो ये व्हिप अभी भी उन्होंने जारी किया है और सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। तो यह शिवसेना की जो रणनीति है वो इस वक्त नजर आ रही है। अगर एनसीपी वोटिंग करे और बीजेपी को समर्थन दे तो आप देख सकते हैं बीजेपी का आंकड़ा 123 का है, एनसीपी का 41 का है। इत्मीनान से 164 विधायकों के साथ ये सरकार, जिसको कि बहुमत जो है 145 पर हासिल होता है, अगर सुरक्षित तरीके से कहे तो ये बेहद सुरक्षित नजर आती है। तो ये एनसीपी के समर्थन की स्थिति है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और अगर एनसीपी समर्थन ना करके वोटिंग से बाहर रह जाती है तो आप स्वाभाविक है कि 287 की जो विधानसभा है उसमें से 41 आप कम कर दीजिए, वो 246 विधायक रह जाते हैं और 246 विधायकों की स्थिति में जो बहुमत है वो भी आधा हो जाता है, यानी कि 123 का हो जाता है और वो आंकड़े पर बीजेपी खड़ी नजर आएगी। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिस पर हम चर्चा करने की तैयारी थे। अभिषेक, ये शिवसेना आखिर चाहती क्या है? शिवसेना इस समय बिल्कुल वैसी स्थिति में है कि वो ये साबित करना चाहती है कि आपके पास, बीजेपी के पास, शिवसेना के पास कोई के अलावा कोई विकल्प ना हो। वो ऐसी स्थिति बनाना चाहती है। बीजेपी की समस्या ये है कि अगर वो एनसीपी के साथ जाती है तो अब उसे ये तय करना है, बीजेपी को ये तय करना है कि वो किसके मोल भाव के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, जहां उसे ज़्यादा आसानी नज़र आती है। वो शिवसेना के साथ, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उसे मोल भाव का जवाब तो देना ही है। एनसीपी भी फ्री में, जैसे मुंबई में बोलते हैं, फोकट में तो कुछ समर्थन देने वाली है नहीं, उसकी एक लागत होगी। उस लागत का को एसेस करना है, उस लागत का अनुमान बीजेपी को लगाना है कि एनसीपी किस लागत के हिसाब से समर्थन दे रही है। दूसरी वही बात शिवसेना के लिए भी लागू होती है कि शिवसेना के समर्थन की लागत क्या होगी बीजेपी को। बीजेपी इन दोनों विकल्पों को लगातार तौल रही है कि आखिरकार, और ये जो आप समझ रहे हैं कि जो बार बार शिवसेना कह रही है हमारी बातचीत चल रही है, ये बातचीत दरअसल मोलभाव वही है कि किसका वजन, कौन सी वाली जो समर्थन है, कौन सा वाला समर्थन ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप जब शरद पवार, कल तक जब आप प्रोग्राम कर रहे थे तब तक हमें ये लग रहा था कि शरद पवार का समर्थन एनसीपी, यानी एनसीपी का समर्थन बीजेपी को बिना लागत के है। वो तो कह रहे थे कि हम राज्य की टिकाऊ सरकार, स्थायी सरकार के लिए है। लेकिन अब उसमें कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक राइडर आ गया, उसमें छोटा सा उन्होंने एक स्टार लगा दिया कि शर्तें लागू, और अब वो अपनी शर्तें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जनता के लिए सरकार ने काम नहीं किया तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, ये समर्थन 5 साल के लिए नहीं है। अब ये जो शर्तें लागू होनी शुरू हुई हैं उनसे बीजेपी असहज होती है और तब शिवसेना आ जाती है कि भाई ये तो आपके ऊपर अविश्वसनीय सहयोगी को आप पकड़ रहे हैं। वो आप उनके साथ, आपको दो घाटे हैं, एक तो ये कि वो आपके साथ अपोजिशन में थे और आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, और आप हमारा समर्थन ले लीजिए लेकिन हमारे समर्थन की कीमत आपको ये चुकानी है। अब बीजेपी को तय करना है कि उसको सस्ता क्या पड़ता है। ठीक है, बीजेपी को तय करना है कि उसको सस्ता क्या पड़ेगा। माधव भंडारी जी, आपको सस्ता क्या पड़ेगा, शरद पवार का समर्थन या उद्धव ठाकरे का? इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, यह हमने समझ लेना चाहिए। अच्छा, शिवसेना जो राजनीति पिछले 3 हफ्ते में कर रही है, हाँ, वो सारी एनसीपी की जो सौदेबाजी की ताकत है वो बढ़ाने के लिए कर रही है। ठीक है, और इसमें केवल एनसीपी की सौदेबाजी की ताकत बढ़ाना यही मकसद है। इसमें शिवसेना और एनसीपी बिल्कुल मिलीजुली भगत है। हाँ। और इसके साथ ये सारी राजनीति पिछले 3 हफ्तों से चल रही है। तो आप ये क्यों नहीं कह देते कि भले हमारी अल्पमत की सरकार है, गिर जाए,
इतने खराब हैं एनसीपी वाले और शिवसेना वाले, दोनों की मिलीजुली भगत है, आप किसी का समर्थन नहीं लेंगे? कह दीजिए, बातचीत क्यों कर रहे हैं? समर्थन लेंगे ये तो देखने में आपको एक चंद घंटों में ही दिखाई देगा। हाँ। और हमारी सरकार अपना बहुमत साबित कैसे करती है ये भी आपको कुछ घंटों में दिखाई देगा। नहीं नहीं, आप ये क्यों नहीं स्पष्टतः कह देते, चूंकि आपके हिसाब से एनसीपी और शिवसेना में कोई फर्क नहीं है और ये दोनों की मिली भगत है। आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने तो किया नहीं। तो आप कहिए कि भाई हमें न उद्धव ठाकरे की आवश्यकता है न शरद पवार की, ये अपनी अपनी सियासत करें, अपना अपना घर संभाले। बीजेपी के आंगन में क्यों ये उछल कूद कर रहे हैं? कह दीजिए। एक तो पवार साहब ने कल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ना भाजपा ने उनसे समर्थन मांगा है और जो कुछ समर्थन एनसीपी बिना शर्त देने की बात कर रही थी तो वो स्थिर सरकार के लिए है। बाकी मुद्दों का जो सामना करना पड़ेगा उसका विचार एनसीपी अलग करेगी। तो एनसीपी ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। एनसीपी ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी, जैसे कि अभिषेक ने बताया कि पहले बिना शर्त समर्थन था, अब सशर्त समर्थन है। तो मतलब बीजेपी भी कंफ्यूज्ड है। ये तो बड़ी जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में अल्पमत की, हाँ आप कंफ्यूज नहीं है? नहीं, अभी मैं ये कह रहा था हाँ, कि हमने एनसीपी से समर्थन नहीं मांगा है। ठीक है, आज तक नहीं मांगा है। हाँ जो कुछ है वो एनसीपी अपने इनिशिएटिव से कह रही है जी। जहां तक शिवसेना का मसला है, शिवसेना हमारा पुराना साथी है और अगर वैचारिक सानिध्य किसका हो सकता है, वैचारिक समविचारिता कुछ हो सकती है तो वो शिवसेना के साथ है। इसलिए हमने जब चुनाव के नतीजे आने लगे उसी दिन हमने ये कहा था कि शिवसेना यह हमारा नैसर्गिक मित्र है, नैसर्गिक साथी है। तो ये जाहिर था कि हम शिवसेना के साथ बैठना पसंद करेंगे, शिवसेना को साथ लेना पसंद करेंगे। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में जिस तरीके से ये सारा मसला चल रहा है तो वहाँ शिवसेना के मन में ही कुछ ना कुछ अलग विचार है, ऐसा दिखाई देता है। और जब हमने ये कहा कि शिवसेना हमारा नैसर्गिक साथी है तो उसका शिवसेना का जवाब ये था कि मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा और वो कैसा बनेगा इसकी चिंता मत करो, राजनीति में कुछ भी होता है, यानी हमको छोड़कर अपना मुख्यमंत्री हम बना सकते हैं। हाँ। ये चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे तब शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे थे। उसके बाद शिवसेना को उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, शिवसेना को विधानसभा का अध्यक्ष पद भी चाहिए और शिवसेना को विपक्ष नेता का भी पद चाहिए। तो ये सारी शिवसेना की जो भूमिका है वो शिवसेना की भूमिका है, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं आता है। ठीक है, नैसर्गिक साथी आपका, खाली बस इतना सा फर्क है कि आपने उनसे साथ छोड़ दिया था चुनाव से पहले। प्रेम शुक्ला, क्यों अपमानित हो रही है शिवसेना इतनी? उद्धव ठाकरे क्यों अपमानित हो रहे हैं? मुझे लगता है कि आदरणीय उद्धव जी ने 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, उसमें इन सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। आदरणीय उद्धव जी ने कहा कि हिंदुत्व विभाजित नहीं होने पाए ये हमारी मंशा है, किंतु अखंड महाराष्ट्र का किसी तरह से क्षति हो और महाराष्ट्र का अपमान हो ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना लाचार है। अगर कोई उद्धव ठाकरे, एक मिनट प्रेम जी जरा मुझे एक्सप्लेन कर, एक मिनट प्रेम जी जरा मुझे समझाइए कि आपको 288 में से 63 सीटें मिली हैं, तो अगर आपका कोई अपमान हो जाए तो ये महाराष्ट्र का अपमान कैसे होगा? पहले सीटें तो पूरी ले आते कि आप उसको अपमान समझते। तो उद्धव ठाकरे खाली बात बात पे महाराष्ट्र का अपमान हो गया, महाराष्ट्र, अरे भाई महाराष्ट्र का अपमान तो तब होगा जब आप महाराष्ट्र में बहुमत में आते। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अपमान के, अरे वो मराठी अस्मिता का कार्ड तो चला ही नहीं आपका। नहीं, ये नया संवैधानिक ज्ञान मुझे ज्ञात हो रहा है। जी जी जी, नहीं, मुझे नया संवैधानिक, आपकी कृपा से एक नया संवैधानिक ज्ञान हुआ मुझे कि जिसके पास कोई विधायक ना हो उसको महाराष्ट्र के अपमान पर कुछ बोलने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब शिवसेना का एक भी विधायक नहीं हुआ करता था तब भी महाराष्ट्र के अपमान पर अगर कोई सबसे पहले खड़ा होता था तो शिवसेना थी। शिवसेना का गठन ही महाराष्ट्र की अस्मिता के मुद्दे पर हुआ, ये भी सत्य है। तो हमारे पास कोई विधायक नहीं था। मैं इस एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, संविधान का प्रश्न नहीं है, मैं इस प्रश्न से कह रहा हूं कि अस्मिता की राजनीति और अस्मिता की राजनीति का रिप्रेजेंटेशन
उसकी नुमाइंदगी, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। महाराष्ट्र के इतिहास पे हम और आप लंबी अलग चर्चा कर सकते हैं, अस्मिता की राजनीति पर भी अलग चर्चा कर सकते हैं। तो अस्मिता की राजनीति, एक मिनट, अस्मिता की राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप अस्मिता का पूरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आधार पर होगी जी, आप लोगों को, आप 60 के दशक में बनी हुई शिवसेना को सत्ता तक पहुंचने में अस्मिता की राजनीति करते हुए कितना समय लगा है वो हम भी जानते हैं। नहीं 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 जी जी नहीं, अस्मिता की राजनीति सत्ता के लिए नहीं की गई। हाँ। आपका आरोप है ये। 1972 में कांग्रेस 232 सीटें होती थी विधानसभा में, तब भी महाराष्ट्र की अस्मिता की बात आती थी। हाँ। तो शिवसेना खड़ी होती थी। हाँ। तो अस्मिता की राजनीति और सीटों की संख्या, हाँ, दोनों को जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब अखंड महाराष्ट्र शिवसेना का एजेंडा है। हाँ। अगर कोई दल अखंड महाराष्ट्र को विभाजित करने का संकल्प ले, हाँ, और उसको स्पष्ट ना करे, ऐसी स्थिति हो, तो आप शिवसेना से क्या अपेक्षा करते हैं? ठीक है, आप शिवसेना से विश्वनाथ सचदेव, माधव भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गाडगिल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। विश्वनाथ सचदेव जी, ये सियासत कहां लेकर जाएगी? अखंड महाराष्ट्र, अस्मिता की राजनीति, ये सब अच्छे अच्छे जुमले हैं, शब्द है, इनको आपको सियासत में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन पर्दे के पीछे हो रही है हार्ड बार्गेनिंग। उद्धव ठाकरे ने कभी ये नहीं कहा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब नंबर ही नहीं आए तो भाई चमत्कार से तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते उद्धव ठाकरे। तो अब बार्गेनिंग हो रही है कि साहब स्पीकर किसका होगा, आप हमें क्या देंगे, बीच में एनसीपी कूद पड़ी है। ये सब करना क्या चाह रहे हैं महाराष्ट्र के साथ? विश्वनाथ जी, लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। ये शिवसेना भी सत्ता में रहना चाहती है, भाजपा भी सत्ता में रहना चाहती है, और उसके लिए जो कुछ जरूरी हो सकता है, उनको जो लगता है वो सब वो करेंगे। ये अस्मिता वाली बात या हिंदुत्व वाली बात या इस तरह की बातों से बात नहीं बनती है। ये मराठी में एक शब्द है वाटाघाटी। वाटाघाटी का मतलब कि समझौता वार्ता जारी है, और वो इतने दिनों से समझौता वार्ता जारी है कि रस्सा कशी चल रही है। कभी रस्सी 2 इंच उधर चली जाती है, कभी 2 इंच इधर चली जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा उठता है कि क्या ये लोग महाराष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होता है। राजनीति में सत्ता के लिए सब कुछ किया जाता है, और सत्ता वो लेना चाह रहे हैं। वो सत्ता वो लेने चाहते हैं और हर कीमत पे लेना चाहते हैं। शिवसेना ये चाहती है कि उसे सत्ता मिले, लेकिन उसकी धौंस भी बनी रहे। भाजपा ये चाहती है कि वो सत्ता में बनी रहे, और अब बड़े भाई की भूमिका वो निभाए जो शिवसेना पहले निभाया करती थी, वो नहीं होगी। और निश्चित रूप से जिस तरह की सफलता भाजपा को मिली है, उसमें बड़े भाई की भूमिका निभाने का हक भी उसी का बनता है। तो ऐसे में भाजपा और शिवसेना के बीच में अगर लड़ाई है, तो यह है कि कितनी कुर्सियां मैं ले लूं, कितनी कुर्सियां तुम्हारे पास रह सकती हैं। तो ये एक बड़ा मजाक हो गया है। महाराष्ट्र की अस्मिता या महाराष्ट्र की शान इससे बढ़ नहीं रही है। जो कुछ महाराष्ट्र, बहुत अच्छा पॉइंट रखा है विश्वनाथ सचदेव जी आपने, मजाक हो गया है। सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। मैं वीएन गाडगिल साहब एक बहुत पुराने कांग्रेस के नेता थे और बड़ी याद आती है मुझे, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता थे। उनके पुत्र हैं अनंत गाडगिल जी, आज वो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अनंत गाडगिल जी, ये क्या है? ये मजाक नहीं हो रहा है? क्योंकि एक पहलू ये भी है कि क्या आप लोगों ने 15 साल ये मजाक नहीं किया महाराष्ट्र के साथ? एक अनईजी अलायंस, एक शरद पवार जैसे नेता जिन्होंने सोनिया गांधी की खिलाफत करके पार्टी छोड़ी थी, उन्हीं के साथ आपने 15 साल सत्ता चला दी। तो आपने जो 15 साल किया, अब वो पिछले 15 दिन से बीजेपी शिवसेना कर रही है। गाडगिल साहब, हमने सर 15 साल में मजाक नहीं किया था। हाँ। हमने जिस ओरिजिनल आइडियोलॉजी से कांग्रेस रही, उसी आइडियोलॉजी के साथ आज भी रही है। अगर आप देखेंगे, आप आर्थिक बुलंदी का दावा करते थे, 2,71,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में है सब महाराष्ट्र। जी जी, देखिए 1995 में जब पहली बार बीजेपी और सेना की सरकार आ गई, तो पहली बार इतना बड़ा कर्जा महाराष्ट्र के ऊपर हो गया। और अगर आप अंग्रेजी में कहे तो जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो टोटल कर्जा का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते करते आज वो फिगर 2 लाख तक पहुंच गई। दूसरी बात यह है कि 19 अक्टूबर को नतीजे आ गए। आज तकरीबन 1 महीना पूरा होने को आया है, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में पहली बार कभी नहीं हुआ था इतनी अस्थिरता आज राजनीति में दिख रही है। एक तरह से पहले जो शिवसेना बाला साहब के समय थी, वो आज नहीं रह गई है। आप देखिए कि सुबह उनके एक सांसद दिल्ली जाते हैं, एयरपोर्ट से ही वापस आते, कितना उनको अपमानित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोलते कि भाई हम इनके ही साथ रहना चाहते। एक दिन कहते कि भाई नहीं, हम साथ में नहीं रहेंगे। अब महाराष्ट्र की जनता इतनी परेशान होगी कि भाई चलो अभी खत्म करो यह मामला। बीजेपी के भी हाल देखो, पूरा मिनिस्ट्री भी वो पूरी कर नहीं पा रहे हैं।
एक बात है कि एनसीपी की बार बार एनसीपी का भी एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि भाई हम सपोर्ट नहीं देंगे लेकिन सरकार बचाएंगे। अगर मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर एनसीपी ने कल वोटिंग नहीं किया तो बीजेपी के 122 हो सके तो और 4-5 उनको और वोट मिलेंगे, पकड़ लो 130 तक। बहुमत का अर्थ क्या है? 51%। हाँ ठीक है, एक रूल में कहा गया है कि दोज प्रेजेंट एंड वोटेड, वो बात अलग है, लेकिन नैतिकता के आधार पे अगर कल बीजेपी 145 का मार्क क्रॉस नहीं कर सकती है तो क्या ये जिस बीजेपी हमें इतने साल से बता रही थी, इतने साल से नैतिकता हमें, क्या वो ठीक है कि ये राज करे? जो मंत्रिमंडल पूरा कर नहीं पा रही है, जो मेजॉरिटी सिद्ध नहीं कर पा रही है, मेजॉरिटी में वर्ड इस तरह से यूज कर रहा हूं कि रिक्वायर्ड मार्क 145 विधायक का है। और आज भी देखिए हर एक घंटे में, अभी तक विधानसभा में बैठा था, विधिमंडल में, एक घंटे में अलग अलग राजनीति चेंज हो रही है। महाराष्ट्र की जनता भी परेशान है कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। और इतनी महाराष्ट्र के सामने चुनौती खड़ी हो रही है कि एक जिले में 4 दिन पहले दलितों की हत्या हो गई, आज उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, सारे लगे हुए मिनिस्ट्री बनाने के लिए। इस तरह से राज चलेगा तो क्या हालत होने वाली है? ठीक है, मैं माधव भंडारी जी आपके पास आऊंगा। बहुत कुछ कहना चाहते थे प्रेम शुक्ला जी के रिस्पांस में। आप लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को कुछ, आप लोगों का फैसला है उनको मुख्यमंत्री बनाने का, बड़ा मुझे बताया गया कि बड़ा शानदार जश्न भी हुआ मुख्यमंत्री बनाने का। अब नैतिकता के प्रश्न पर, क्योंकि अब बड़ा बताया जा रहा है कि धारणा दी जा रही, अभी तो बाद में पता चलेगा कि देवेंद्र फडणवीस कितने ईमानदार हैं या कितने नहीं, लेकिन सारे तरह के जोड़ जुगाड़ तरकीब लगाने वाले अपनी सरकार बचाने के लिए फडणवीस, क्या वो नैतिकता के मूल्यों पर काफी ऊपर हैं फडणवीस साहब? मैं तो उनको जानता नहीं। माधव भंडारी जी, दो बातें आपने जो सवाल पूछा वहां तो आता हूं, लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता जिस तरीके से हिंदुत्व के अपमान की भाषा कर रहे थे जी, तो 2 दिन पहले यही शिवसेना के नेता वही एनसीपी के साथ बैठकर सरकार बनाने की खलबत कर रहे थे। तब हिंदुत्व का क्या हो रहा था? और शिवसेना का हिंदुत्व का इतिहास तो बनातवाला से जुड़ा हुआ है। बनातवाला के वोट से, मुस्लिम लीग के वोट से वो महापौर बने, और महापालिका में वंदे मातरम कहना गाना भी उन्होंने बंद किया था बनातवालों को खुश रखने के लिए। तो हिंदुत्व के अपमान की बात शिवसेना ने किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आप देवेंद्र जी की सरकार और उनकी ईमानदारी का मुद्दा कह रहे हैं, तो देवेंद्र जी ने साफ ये कर दिया है कि देवेंद्र जी ने ये साफ बता दिया है कि किसी भी कीमत पर अपनी ईमानदारी पर मैं प्रेम जी आऊंगा, हिंदुत्व बहस नहीं हो रही है। प्रेम जी मैं आऊंगा, माधव भंडारी जी ने आपके पॉइंट पर रिएक्ट किया। प्रेम शुक्ला जी मैं आऊंगा। मेरा सवाल माधव भंडारी जी से है कि एक मुख्यमंत्री जिसको बहुत ही ईमानदार भारतीय जनता पार्टी बता रही है, क्या 122 का आंकड़ा लेकर वो सिर्फ नैतिक मूल्यों से अपनी सरकार बचाने वाले हैं? ऐसा कोई चमत्कारी फॉर्मूला है देवेंद्र फडणवीस के पास? उनका अपना बयान है अभिषेक कि उनके देवेंद्र फडणवीस कहते हैं उनके पास 140 से ज्यादा विधायक है। ये कहां से ला रहे हैं फडणवीस साहब? ये जो 140 से ज्यादा विधायक, 140 से ज्यादा नहीं कहा, 140 कहा है। ठीक है, और जाहिर है कि 140 में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का समावेश नहीं है। हाँ, और साथ साथ हमने ये भी कहा है कि सभी दलों में, शिवसेना लेकर सभी दलों में, तो 19 हमारे एक मिनट माधव जी एक मिनट सर, जो 19 अन्य हैं उसमें से आपके हिसाब से मतलब तकरीबन 90% से ज्यादा आपके साथ हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? और एनसीपी एब्सटेन कर ले वोटिंग से, साफ हो जाएगी। ना एक मिनट सर, मैंने देश की सत्ता के भी बड़े ऐसे दिन और स्थितियां देखी हैं अल्पमत के सरकारों की। एनसीपी एब्सटेन कर जाए, ओवरऑल फिगर कम हो जाती है, फिर आपकी सरकार बच जाती है। मेरा प्रश्न उससे नहीं, आपकी सरकार बचे, आपका काम है सरकार बचाना, लेकिन क्या फिर देवेंद्र फडणवीस इतनी नैतिक मूल्यों वाले मुख्यमंत्री आप फिर उनको कहना चाहेंगे? भाई जैसे नरसिम्हा राव के इतिहास को पलटकर लोग देखते हैं तो कहते हैं ना भाई, जेएमएम कांड उनके समय में हुआ, उन्होंने अल्पमत की सरकार बनाई, तो उनकी जब ऑबिचुरी लिखी गई तो उसमें कई ऐसा अध्याय था जो कोई पूर्व प्रधानमंत्री अपने बारे में नहीं चाहता होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस
के लिए तो आप लोगों ने अभी से कह दिया कि वो बड़े नैतिकता के मूल्यों पर अटके हुए हैं, जबकि वो 122 के आंकड़े में पता नहीं कहां से लाके अपनी सरकार बचाने वाले हैं। मेरा डिबेट ये है, क्योंकि आप लोग बहुत नैतिक है ना हर मामले में अब बीजेपी। देवेंद्र जी ने ये मुद्दा बार बार स्पष्ट कर दिया है हाँ कि ईमानदारी की कीमत देकर मैं सरकार नहीं बचाऊंगा। ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि मैजेस्टिक एमएलए हॉस्टल में जो रूम है उस पर अभी मेरा सामान पड़ा है। मैंने अभी तक मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर मेरा सामान भी नहीं, पूरा सामान भी नहीं लिया है। वो ठीक है, उनका सामान कहीं पर भी रखा हो, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र और देश को उस बात की चिंता है। वो 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, वो उनका जीवन है जी। नहीं, उसमें नियत का मुद्दा है, जीवन का सवाल नहीं है जी। अपनी नियत साफ है जी। और ये नियत साफ होने की वजह से जनता को देवेंद्र जी से आशा है। ठीक है, तो अगर नियत साफ है तो उनको बिल्कुल सरकार बनानी नहीं चाहिए। आपने तो उनका अभिषेक जी बताएंगे क्या बोलते हैं, बड़े भव्य तरीके से उनकी स्वेरिंग इन करा दी। उनको तो नहीं बनानी चाहिए थी। आपका शिवसेना से सेटलमेंट हुआ नहीं, आपकी एनसीपी से एनसीपी अब आपके ऊपर शर्तें लगा ली, तो फिर आपने सरकार क्यों बना ली? वैधानिक और नैतिक कर्तव्य है और वो हमने पूरा किया है। अगर ये सरकार चली तो हमारे कार्यक्रम के आधार पर चलेगी, अगर ये सरकार नहीं चली तो हम हमारे मुद्दों से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है अभिषेक, ब्रेक में जाने से पहले बहुत जल्दी से, क्योंकि बीजेपी ऐसा ये धारणा देने की कोशिश करती है कि भारतीय सियासत में नैतिकता का झंडा उसके हाथ में है। विश्वनाथ जी कुछ कहने की अभी क्या विश्वनाथ जी कुछ कह रहे हैं, फिर पहले वो कह ले फिर मैं उसके बाद। जी हाँ विश्वनाथ जी प्लीज सर। नहीं अभी क्या, मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि राजनीति में नैतिकता वाली बात उठी कहाँ से है? नहीं, ये बीजेपी उठाती है। बीजेपी ऐसा बताने की कोशिश करती है कि नैतिक मूल्य सियासत के बीजेपी सिखाएगी। बात होती है, लेकिन राजनीति में सीटों की बात हो रही है, तो सीटों की बात करनी है इन लोगों को कि हमको अपनी सत्ता संभालनी है, कुर्सी संभालनी है, नैतिकता नहीं है। यदि एनसीपी के साथ सहयोग से भाजपा की सरकार बनती है तो ये वही एनसीपी होगी जिसके खिलाफ भाजपा के इसी फडणवीस साहब ने आरोप लगाए थे अजित पिछले मुख्यमंत्री के खिलाफ। उन सारे आरोपों का नरेंद्र मोदी ने कहा था, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, नरेंद्र मोदी ने कहा था। आपके समर्थन का क्यों समर्थन दे रहे हैं एनसीपी वाले, इनको क्यों देना चाहते हैं? बिना शर्त समर्थन की बात की थी एनसीपी ने, आखिर उसकी क्या जरूरत थी? जी इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं वापस आऊंगा अभिषेक आपके पास, कम समय होगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत गंभीर मसला है, जरा इसको इस लिहाज से देखिए, आंकड़ा किसी के पास नहीं है, कहीं अस्मिता, कहीं नैतिकता, कहीं फडणवीस साहब का ईमानदार होना, कहीं एनसीपी की शर्तें, सब कुछ हो रहा है। 2,71,000 के करोड़ के कर्ज में है महाराष्ट्र, और बताया जा रहा है कि साहब फडणवीस साहब ने एमएलए हॉस्टल का कमरा नहीं खाली किया। अरे सर, कहीं का कमरा वो खाली करे ना करे, कोई मातोश्री में रहे ना रहे, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या बड़े नैतिक तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनने वाली है या बनने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है। सवाल यह है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं।